हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते सभी को, राधे राधे। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परिवर्तन दा एडू हब में। हम लोग अपनी लास्ट की जो 3 क्लासेस मैंने आपके डाली यूपी ट्रिपल एस सी पेट के टॉप 100 क्वेश्चन की, उसमें मैंने आपको टॉप 45 क्वेश्चन करा दिया है। ये हमारा 46 क्वेश्चन होगा और इस क्लास का पहला क्वेश्चन होगा। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज के अपने पहले शानदार क्वेश्चन पे। पहला प्रश्न क्या है? भारत से सॉफ्टवेयर निर्यात की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है? क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, यानी जो भारत से सॉफ्टवेयर निर्यात किया जाता है, निर्यात मतलब होता है बाहर जाना, आयात मतलब होता है किसी देश से भारत में आना। ठीक, तो भारत से सॉफ्टवेयर निर्यात की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? पहला है, दूसरा है, तीसरा है या चौथा है? तो अगर बात करेंगे सॉफ्टवेयर निर्यात की दृष्टि से जो उत्तर प्रदेश का स्थान है वो चौथा स्थान है। अगर आप पहला स्थान कोई पूछे तो पहला स्थान ध्यान रखिएगा कर्नाटक का है। किसका है? कर्नाटक, कर्नाटक। ठीक, वहीं अगर क्वेश्चन ये होता कि भारत में इलेक्ट्रिक यानी इलेक्ट्रिक सामान उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, तो इलेक्ट्रिक उत्पादन में उत्तर प्रदेश का जो स्थान है वो आपका पहला है, इलेक्ट्रिक उत्पाद में। ठीक, यहाँ पे जो ई मैंने लिखा है उसे समझ लीजिएगा, इलेक्ट्रिक उत्पाद की बात हो रही है। अगर इलेक्ट्रिक उत्पाद की बात होगी तो पहला हो जाएगा, अगर सॉफ्टवेयर निर्यात की बात होगी तो चौथा हो जाएगा। अगर वहीं आप बात करेंगे कर्नाटक की, तो कर्नाटक यानी जो आपका दक्षिण भारत का क्षेत्र है वो सॉफ्टवेयर में लगभग 60% का जो हिस्सा है वो कवर करता है, इसीलिए जो कर्नाटक वो आपका दक्षिण भारत में ही पड़ता है। वहीं पे जो कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर, जिसे हम लोग सिलिकॉन सिटी या सिलिकॉन वैली या IT सिटी के बारे में जानते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया पहला क्वेश्चन? तो इसका आंसर हो जाएगा 4। अगला प्रश्न हमारे, उत्तर प्रदेश में पीतल के लिए यानी पीतल के बर्तन के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? तो मेरठ, मुरादाबाद या भदोही? तो उत्तर प्रदेश में जो पीतल के बर्तन या मूर्ति जितना भी काम पीतल का होता है उसके लिए आपका मुरादाबाद फेमस है। कौन फेमस है? मुरादाबाद। और इसको आपके ध्वनि यानी ध्वनि प्रदूषण की सूची में भी रखा गया है, क्योंकि यहाँ टक 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 का काम चला ही करता है पीतल पे, इसीलिए जो उत्तर प्रदेश में पीतल नगरी बोला जाता है, पीतल नगरी, उसे मुरादाबाद की संज्ञा दी जाती है। अगर आप बात करोगे मेरठ के लिए किसे प्रसिद्ध है, तो मेरठ आपका प्रसिद्ध है खेल के सामान के लिए, यानी जितना भी आपका खेल का सामान, बैट वगैरह बनता है खेल और खिलौने के लिए, कौन सा प्रसिद्ध है? मेरठ। और मुरादाबाद किस लिए प्रसिद्ध है? पीतल नगरी या पीतल के बर्तन, पीतल की मूर्ति, जितनी भी चीजें पीतल की बनती हैं वो सब मुरादाबाद से बनती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? यानी हमसे BTU यानी काशी जो आपका विश्वविद्यालय है बनारस वाला, उसके बारे में चर्चा की जा रही है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई है? 1902, 1916, 1915 या 1930? तो 1915 का एक्ट था। ठीक, क्रमांक संख्या 3 थी और जो इसका ऑप्शन है वो आपका है 1916। ठीक है, कौन सा सही हो जाएगा? 1916। कभी पूछ दिया जाए कि बनारस यानी BTU की स्थापना किसने की थी, तो महामना मदन मोहन मालवीय। ठीक, एक तरीके से अनुप्रास अलंकार, एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति। ठीक है, महामना मदन मोहन मालवीय, इनके प्रयासों से सन 1916 में आपके बनारस हिंदू विश्वविद्यालय या काशी विश्वविद्यालय की स्थापना होती है। ये एक आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। ठीक, ध्यान रखेंगे आप, कैसी यूनिवर्सिटी है? तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, BHU। ठीक, BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ठीक, कब इसकी? 1916 और बसंत पंचमी के दिन। ठीक है, बसंत पंचमी के दिन इसकी क्या होती है? स्थापना होती है। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय सन 1916, एक्ट था 1915 का। कौन स्थापना करता है? महामना मदन मोहन मालवीय। और किस दिन होती है? बसंत पंचमी के दिन। फिलहाल बसंत पंचमी नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आप ध्यान रखिएगा बसंत पंचमी क्योंकि एक शुभ दिन होता है, उस दिन किसी बिना विचार के आप शुभ काम कर सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका, 2011 की जनगणना उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? प्रश्न से ये पूछा रहा है कि 2011 की जो जनगणना हुई थी उसमें, हालांकि अब तो बहुत 11 साल लगभग बीत गए हैं, लेकिन फिर भी हो सकता है, यूपी ट्रिपल एससी है, कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखिएगा। 2011 की जनगणना अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा था? महोबा, जौनपुर या गाजियाबाद? देखिए महोबा की अगर बात करेंगे आप तो महोबा में सबसे कम साक्षरता थी। ठीक है,
महोबा जो है आपका वो सबसे कम साक्षरता वाला जिला था। ठीक है। जौनपुर की अगर आप बात करेंगे तो जौनपुर आपके लिंगानुपात यानी जो पुरुष और स्त्री बच्चा बच्ची का जो अनुपात होता है लिंग का, उसमें जो जौनपुर है वो ज़्यादा रहा था। ध्यान रखेंगे लिंगानुपात में। ठीक है। कितना लिंगानुपात रहा था? 1024। अब देखिए आपके सामने एक ही ऑप्शन बचता है गाजियाबाद। तो गाजियाबाद जो था वो सर्वाधिक साक्षरता वाला आपका यूपी का जिला था। ठीक है, क्लियर। और सबसे कम साक्षरता वाला जिला आपका महोबा था। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? देखिए आप उत्तर प्रदेश का पेपर देने जा रहे हैं तो उत्तर प्रदेश की आपको सामान्य जानकारी तो होनी ही चाहिए। सामान्य जानकारी क्या है? जैसे उत्तर प्रदेश के वर्तमान के मुख्यमंत्री कौन से हैं? उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री आप सभी लोग पता है, अपने फायर ब्रांड योगी आदित्यनाथ जी हैं। ठीक। इस समय राज्यपाल कौन है? तो आनंदीबेन पटेल जी जो हैं वो आपकी राज्यपाल हैं। ठीक है। और उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? सभी को पता होगा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। उत्तर प्रदेश की औद्योगिक राजधानी क्या है? तो औद्योगिक राजधानी आपकी कानपुर है। ठीक। तो इसी प्रकार से जो क्वेश्चन है वो उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? पलाश, कमल या ड्रोसेरा? देखिए लास्ट वाली वीडियो में मैंने आपको कराया था उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी, तो उसमें मैंने आपको क्या बताया था? सारस या क्रेन। अगर वही पूछा जाए तो इसका पुष्प कौन सा है उत्तर प्रदेश का? तो पलाश, जिसको हम लोग टेसू का फूल भी बोलते हैं, वो कौन सा है? राजकीय पुष्प आपका पलाश है। कमल यानी जो लोटस है वो आपका भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। ठीक, क्लियर। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? यूपी के किस शहर को सिरेमिक सिटी कहा जाता है? लखनऊ, खुर्जा या प्रयागराज? तो सिरेमिक सिटी का मतलब है जहां पे आपके चीनी मिट्टी के बर्तन बनते हैं, यानी जहाँ पे आपके चीनी मिट्टी के बर्तनों का उत्पादन ज़्यादा होगा उसी सिटी को हम लोग कहेंगे सिरेमिक सिटी। लखनऊ, खुर्जा या प्रयागराज? देखिए लखनऊ तो आपकी चिकनकारी के लिए फेमस है, प्रयागराज संगम नगरी, ठीक है, त्रिवेणी। लेकिन इसका जो ऑप्शन है वो आपका खुर्जा है। अगर पूछे खुर्जा कहाँ पड़ता है तो ध्यान रखिएगा बुलंदशहर। बुलंदशहर में ही एक स्थान है खुर्जा, जहाँ पे आपके चीनी मिट्टी के बर्तनों का बहुत अत्यधिक तरीके से काम होता है, इसीलिए उस सिटी को क्या कहते हैं? सिरेमिक सिटी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि मैंने फिर से बताया यूपी का पेपर है तो कुछ चीज़ें आपको यूपी को तो आनी ही चाहिए। अगला प्रश्न 7 नंबर क्या है? यूपी का वह जिला कौन सा है जहां लाल मिट्टी के बर्तन प्रसिद्ध हैं? ठीक, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिएगा। ठीक है, क्वेश्चन देखिए 7 नंबर, यूपी का यह जिला लाल मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है, चुनार, बरेली या फिरोजाबाद? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका चुनार है। ठीक, चुनार वो जगह है जहाँ पे आपके लाल मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं। यहाँ मैंने कैसे बताया? चीनी मिट्टी के बर्तन और यहाँ लाल मिट्टी के बर्तन। बरेली आपके लिए किस में फेमस है? इस बरेली आपका सूरमा के लिए फेमस है, ये वही वाला बरेली है झुमका गिरा वाला। फिरोजाबाद आपका सुहाग नगरी, फिरोजाबाद को हम लोग क्या कहते हैं? सुहाग नगरी। और सुहाग नगरी क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे कांच का काम ज़्यादा होता है। कांच के काम से मतलब क्या है? आपके जितने भी चूड़ियाँ वगैरह हैं वो सब यहीं से ज़्यादातर बनती है। ठीक, कांच का जितना भी मोस्टली काम है वो सब कहाँ से होता है? फिरोजाबाद में होता है। बरेली आपका फेमस है सूरमा के लिए और चुनार हो जाएगा आपके लाल मिट्टी के बर्तन के लिए। ठीक है, आगे आ जाते हैं। लखनऊ घराना का अन्य नाम क्या है? ये वही लखनऊ घराना है जिसकी स्थापना आपके वाजिद अली शाह करते हैं। वाजिद अली शाह को क्या करता है? डलहौजी हड़प नीति के अंतर्गत अवध राज्य में कुशासन की दृष्टि से इनको हटा देता है और इनके जगह जो बेगम हजरत महल होती हैं वो सन 1857 की क्रांति में भाग लेती हैं। बेगम हजरत महल का अन्य नाम क्या होता है? महक परी होता है। ये सब हो गई लखनऊ घराने की आसपास की बातें। लेकिन जो क्वेश्चन पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि लखनऊ घराने का अन्य नाम क्या है? उत्तर घराना, पूरब घराना या नृत्य घराना? तो लखनऊ घराने का जो अन्य नाम है वो है पूरब घराना। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और लखनऊ घराना किस लिए फेमस था? तो आपके कथक के नृत्य के लिए फेमस था। ठीक, 6 घराने टोटल हैं जिनसे तबला वादक संबंधित हैं, उनमें से एक आपका लखनऊ घराना भी है। ठीक, इसी कथक घराने में आपके पंडित बिरजू महाराज जी, हाल ही में इनका निधन हुआ है, संबंधित थे। ठीक, पंडित बिरजू महाराज, ध्यान रहेगा आप लोगों को। तो पंडित बिरजू महाराज किस घराने से थे? लखनऊ घराना। और लखनऊ घराने का अन्य नाम क्या है? पूरब घराना। ठीक है,
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है जीएसटी को कब लागू किया गया था? सन 2015, सन 2016, सन 2017 या सन 2018? देखिए जो जीएसटी थी ये मोदी सरकार की एक बहुत महत्वपूर्ण नीति थी और अरुण जेटली जो उस समय के आपके वित्त मंत्री थे उनकी भी बहुत ज़्यादा मतलब क्या कहते हैं महत्वाकांक्षी पर एक योजना थी ये जीएसटी, जिसे हम लोग कहते हैं वस्तु एवं सेवा कर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, तो हमसे पूछा जा रहा है कि जीएसटी को कब लागू किया गया था? 2015, 2016, 2017, 2018? अगर हम लोग बात करेंगे जीएसटी की तो जीएसटी को लागू कब किया गया था? तो सन 2017 में। कब? डेट लिख लीजिएगा, 1 जुलाई 2017। संविधान का संशोधन कौन सा था? तो संविधान संशोधन था 101 नंबर। ठीक, यानी 100 रुपये पे 1 रुपये टैक्स, ऐसे आप ध्यान रख लीजिए। किसी पे 100 रुपये दिया आपने तो उस पर 1 रुपये आपने क्या दिया? टैक्स दिया। तो संविधान के किस संशोधन से आया? 101 संविधान संशोधन। कब? 1 जुलाई 2017 को। अगर क्वेश्चन ये पूछ दिया जाए कि जीएसटी को सबसे पहले लागू करने वाला राज्य कौन सा था? तो जीएसटी को सबसे पहले लागू करने वाला राज्य था असम। ठीक है, ध्यान रखेंगे, जीएसटी को सबसे पहले लागू करने वाला राज्य कौन सा था? असम था। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाता है, यानी राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आपके जो संयुक्त बैठक है उसको बुलाता है या उसकी आह्वान करता है? तो आर्टिकल 110, आर्टिकल 123, आर्टिकल 108 या आर्टिकल 124? तो इसका जो राइट आंसर है वो आर्टिकल 108 है। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति क्या करता है? दोनों सदन यानी आपके राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों को क्या करता है? संयुक्त बैठक के लिए आह्वान करता है और दोनों सदन की बैठक बुलाता है। किस आर्टिकल के अंतर्गत? 108 के अंतर्गत। कौन कौन से सदन है आपके? राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा आपका अपर हाउस है, इसे कभी भी भंग नहीं किया जाता है, जबकि लोकसभा आपका लोअर हाउस है, इसे भंग किया जा सकता है। बुलाता कौन है संयुक्त बैठक? राष्ट्रपति बुलाता है, लेकिन इसकी अध्यक्षता करता कौन है? इसकी अध्यक्षता करता है आपका लोकसभा अध्यक्ष। ध्यान रखिएगा, इसकी जो अध्यक्षता है वो कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। तो अगर पूछा जाए वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान में आपके जो लोकसभा अध्यक्ष हैं वो है ओम बिड़ला। ठीक, और मौजूदा समय में राष्ट्रपति कौन है? तो मौजूदा समय में राष्ट्रपति जो है वो आपकी श्रीमती जो द्रौपदी मुर्मू जी जो है वो है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से गुजरती है? हमसे ये पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सा राज्य है जो कर्क रेखा के पास पड़ता है? गुजरात, गुजरात तो ऑप्शन में नहीं है, महाराष्ट्र, अच्छा गुजरती लिखा है, महाराष्ट्र, बिहार और छत्तीसगढ़। ठीक है, अगर आप इसकी ट्रिक चाहते हैं इस वीडियो की, मैं इसको आपको सिर्फ आंसर बता रहा हूँ, छत्तीसगढ़। इसकी शानदार ट्रिक हमारे प्रवेश सर द्वारा आपके वीडियो में आप जाएंगे तो उसमें शॉर्ट ट्रिक के नाम से पड़ी होगी। कर्क रेखा से स्थित हमारे भारत के राज्य गर्म छत्र प्रतराम करके आपकी ट्रिक पड़ी होगी, उस ट्रिक को आप पूरा देख लीजिएगा, आपको लाइन वाइज पूरे जितने भी राज्य हैं सभी पता चल जाएंगे। तो मैं इस क्वेश्चन पे आप लोगों को छोड़ देता हूं, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कर्क रेखा पे कुल भारत के कितने राज्य स्थित हैं। मैंने आपको आंसर इसमें बता दिया है, आगे चलते हैं। भारत का वह पड़ोसी देश जो सबसे लंबी सीमा साझा करता है। देखिए, अगर कभी पूछा जाए भारत के कुल कितने पड़ोसी देश हैं, तो ध्यान रखिएगा भारत के कुल कितने पड़ोसी देश हैं, मेरे साथ बोलिएगा। बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और एक कौन सा आएगा आपका बचपन में MBA और अफगानिस्तान। इसकी एक शानदार ट्रिक है, उस ट्रिक को आप ध्यान लीजिएगा। ट्रिक को हम लोग क्या कहते हैं? बचपन में MBA। बचपन में हम लोगों ने क्या किया है? MBA किया है। तो बा से हो जाएगा आपका बांग्लादेश, चा से हो जाएगा चीन, पा से हो जाएगा पाकिस्तान, ना से हो जाएगा नेपाल, मा से हो जाएगा म्यांमार, बा से हो जाएगा आपका भूटान और ए से हो जाएगा आपका अफगानिस्तान। और क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि सबसे लंबी सीमा साझा कौन करता है, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा आपका बच्चा बांग्लादेश। ठीक, अगर कभी पूछ दिया जाए तो कितनी सीमा साझा करता है, तो ध्यान रखिएगा 4096 किलोमीटर। ठीक, उसके दूसरे नंबर पे कौन है? चाइना है। तो सबसे लंबी सीमा किसकी है? बांग्लादेश। ठीक है, और सीमा का अगर कोई नाम कभी पूछना चाहे तो उसका नाम कितना है? 0 डिग्री। 0 डिग्री यानी भारत और बांग्लादेश के पास जो सीमा है उसका नाम है 0 डिग्री। भारत और अफगानिस्तान की सीमा का नाम है डूरंड
ठीक। भारत और पाकिस्तान की जो सीमा है उसका नाम है रेड क्लिफ। भारत और चाइना के साथ जो सीमा साझा करता है उसका नाम है मैकमोहन। क्लियर, आगे चलते हैं। स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह को फांसी किस वर्ष दी गई थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, 3 लोगों को एक साथ फांसी दी जाती है। इनकलाब जिंदाबाद, मैंने पहली वीडियो में आपको नारा बताया था इनका, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि इन्हें फांसी किस वर्ष दी जाती है? 1930, 1931, 1932 या 1929। मोस्टली लोगों को इसका आंसर पता होगा कि बात है 23 मार्च 1931। ठीक है, भगत सिंह को क्या किया जाता है? आपके फांसी दे दी जाती है। ठीक, इस भगत सिंह की फांसी से पूरी जनता में आक्रोश फैल जाता है और 27 मार्च 1931 को आपके कराची में क्या होता है? इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक अधिवेशन बुलाया जाता है, जिसमें गांधी जी के खिलाफ बहुत ज़्यादा नारे लगते हैं। गांधी जी के खिलाफ इतना ज़्यादा विरोध होता है कि उन्हें ट्रेन से भी उतरना नहीं दिया जाता है। ठीक, तो स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह को फांसी कब दी गई? 23 मार्च 1931। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, भोजन के समय खाद्य पदार्थों को सजाने की परंपरा क्या कहलाती है? बिल्कुल इन क्वेश्चनों से बिल्कुल हटा हुआ क्वेश्चन है कि जब भोजन सजाया जाता है उस परंपरा को क्या कहा जाता है? चिकनकारी, जरदोजी या दस्तरखाना? तो देखिए, भोजन और खाना ऐसे रिलेट कर सकते हैं। भोजन को किससे रिलेट कर सकते हैं? खाने से। तो जिसका आपका आंसर हो जाएगा वो दस्तरखाना होगा। दस्तरखाना क्या होता है? ये एक प्रकार की आपकी चटाई होती है। इस चटाई पे पूरे आसपास खाना रखा जाता है और पूरे 10 लोग इस चटाई पे बैठ के खाना खा सकते हैं। तो भोजन के समय खाद्य पदार्थों की जो सजाने की परंपरा है वो क्या कहलाती है? दस्तरखाना कहलाती है। ठीक है, जरदोजी की अगर बात करेंगे तो जरदोजी जो है ये आपके कपड़े पे एक प्रकार की कढ़ाई है, उसका नाम है। और चिकनकारी के लिए मैंने बता ही चुका है, आपका लखनऊ बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक, ये भी आपका चिकनकारी जो कपड़े पे की जाती है, जरदोजी कपड़े पे कढ़ाई, और दस्तरखाना आपके खाने को आसपास सजाने की कला है। क्लियर, आगे चलते हैं। 15 क्वेश्चन क्या है? विलय नीति में शामिल होने वाली पहली रियासत कौन थी? तो विलय नीति के बारे में बात करें तो लॉर्ड डलहौजी की एक महत्वाकांक्षी नीति है विलय नीति। वो क्या करता था? विलय नीति के अंतर्गत, यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसके अंतर्गत वो किसी भी राज्य को कुशासन या उसका उत्तराधिकारी नहीं है, उसके अंतर्गत उस पर लगा के अपने ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर लेता है। और उसी के अंतर्गत हम लोगों को क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि विलय नीति के अंतर्गत शामिल होने वाली पहली रियासत कौन सी थी? सतारा, झांसी या संभलपुर? तो जो इसका आंसर है वो आपका है सतारा। ठीक, तो पूछा जाए विलय नीति थी किसकी? तो विलय नीति जो थी आपकी, विलय नीति ये लॉर्ड डलहौजी की थी, लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, और महाराष्ट्र, सतारा कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। और कब इसे शामिल किया गया था? सन 1848 में। झांसी को भी विलय नीति में शामिल किया गया था, कब? 1853 में। और संभलपुर को कब शामिल किया गया था? तो 1849 में। ठीक, महाराष्ट्र का सतारा जिला जो है आपका वो 1848, संभलपुर 1849 और झांसी 1853। ठीक, ये आपके बिल्कुल 45 + 15 ऐड कर देंगे तो 60 क्वेश्चन हो गए हैं। 40 क्वेश्चन आपके बचे हैं, वो आने वाली वीडियो में मैं उन्हें कवर कर लूँगा। ऐसे ही अच्छे वीडियोस हमारे कंटेंट को प्यार देने के लिए बहुत आप लोगों का शुक्रिया। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अभी तक अगर हमें यूट्यूब को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।